दिसतंय ना सगळ्यांना स्क्रीनवर? हॅलो हॅलो Hello everyone. Welcome back to our second lecture for the subject called SPM, that is Software Project Management. My name is सर वीडियो दिसत नाही, फक्त ऑडिओ येतोय. यूनिट 1 का चैप्टर 1 जो है ना वो डिस्कस किया था. I mean if you वीडियो दिसत नाहीये. हो सर. प्रॉब्लेम होतो. थांबा 1 मिनिट. नो वॉइस. ओके. आता दिसतंय स्क्रीनवर? हा सर दिसतोय. ओके. आता वॉइस येतो की नाही सांगा फक्त मला. you can see this is our syllabus which is provided from the university side. उसके अंदर आता येतोय ना आवाज? हो सर येतोय. ओके 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 ओके. आपके पास फर्स्ट जो टॉपिक है ना इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाले जो टॉपिक्स है ये सब कंप्लीट किए थे. एंड आज जो हम लोग टॉपिक चालू करेंगे ना वो आपका टॉपिक जो है वो यहाँ से है प्लान मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज. सो दिस इज द टॉपिक. इसके पहले का जो सिलेबस है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, दैट इज इन अ फर्स्ट लेक्चर. सेकेंड लेक्चर हम लोग यहाँ से डिस्कशन चालू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन. Here we have 1.7 टॉपिक नंबर. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना हम लोगों को बेसिकली क्या बोला है, प्लानिंग मतलब क्या होगा. अगर हम लोगों को बेसिक अगर हम लोग समझे ना, प्लान मतलब आप कोई एक एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है समझ लीजिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे. अब प्लानिंग जो है वो ऐसे ही तो नहीं होगा. मुझे अगर कोई एक वर्क करना है, जॉब करना है, कुछ काम करना है, तो उसके लिए मैं कोई एक मेथड फॉलो करूंगा, बराबर है. तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे कि हम लोग को अगर एक कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसका हम लोग प्लान तो करेंगे, लेकिन उसके साथ हम लोग कोई तो एक मेथड फॉलो करेंगे ना वो सेम जो सॉफ्टवेयर है वो बनाने के लिए. तो यहाँ पे भी वही है, प्लान इज एन एक्टिविटी जहाँ पे हम लोग कोई आइडियाज लगाएंगे और वो जो आइडिया है ना वो कोई एक स्पेसिफिक मेथड फॉलो करेगा. जैसे हम लोग अगर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं ना, हम लोग अपने हिसाब से प्लान करते हैं कि कौन सा मेथड बेस्ट सूटेबल रहेगा, जिससे जो इजी भी पड़े और जिससे रिजल्ट फास्ट भी आए. सेम वे में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक 4 पेज का वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए आप भी ये सोचोगे ना कौन सा मेथड हम लोग फॉलो करेंगे जिसके थ्रू हम लोगों का वो सेम काम जो है वो सिंपल वे में हो जाए. तो वो सेम होता है. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, जैसे हम लोगों को यू मे नो नथिंग अबाउट सम सॉफ्टवेयर जो आपको टेस्ट करना है, बट हम लोग अज्यूम कर सकते हैं. मतलब मैंने अगर आपको सपोज एक वेबसाइट टेस्ट करने दिया तो अभी आपको वो वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है वो वेबसाइट मैंने कॉलेज के लिए बनाया हुआ है, तो आप कुछ बेसिक चीजें अज्यूम करके उसको टेस्ट कर सकते हैं. ये आपका प्लान हो गया कि आपने ये समझा कि जो वेबसाइट या जो सॉफ्टवेयर मैं आपको टेस्ट करने दे रहा हूँ उसका कैटेगरी क्या है, और उसके बेस के ऊपर हम लोग बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना हम लोग सबसे पहले एनालाइज करते हैं रिक्वायरमेंट को. बेसिक पॉइंट है, बहुत बार हम लोगों ने सीखा है ये कि हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आपने कौन से रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाया है. देन उसके बाद हम लोग डिवाइस एंड राइट टेस्ट केसेस. अब देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग टेस्ट केसेस की बात करते हैं ना, मतलब हम लोग बेसिकली बताएंगे कि कितने टाइप के या कौन से टेस्ट केसेस है जो हम लोगों को वहां पे जरूरत पड़ेगा.
जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास एक एग्जाम्पल है, अगर आप देखोगे ये इमेज में, तो हम लोगों को क्या बोला है, एक टेस्ट केस कुछ तो है जहाँ पे आपको टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? एटीएम टेस्ट करना है। क्या पर्पज के लिए टेस्ट करना है? उसका पिन चेंज करना है। मतलब आपने एटीएम का सॉफ्टवेयर बना दिया है, वो वर्किंग कंडीशन में है, अब आपको उसको टेस्ट करना है। तो ये क्या हो गया? आपका टेस्ट केस हो गया। आई होप आपको समझ में आया टेस्ट केसेस क्या होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे बहुत सारे टेस्ट केसेस जो है ना वो डिफाइन करेंगे, और कितने आपने टेस्ट केसेस बनाया ना उसके बेस के ऊपर पता चलेगा कि आपका सिस्टम प्रॉपर रिएक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, आपने प्रॉपरली उसको टेस्ट किया है नहीं किया है। और ये जो काम है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? स्क्रिप्ट्स बनाएंगे और रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे अगर एटीएम पिन चेंज करना है तो मेरा स्क्रिप्ट क्या होगा कि अगर मैं कोई सबसे पहले तो मुझे पुराना एटीएम पिन पूछेगा, और उसके बाद जो भी मैं नया एटीएम पिन एंटर करूंगा वो एटीएम पिन पे वापस नेक्स्ट टाइम वो मुझे लॉगिन अलाउ कर रहा है कि नहीं। प्लस मैंने अभी पिन चेंज किया, इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी जो डिवाइस में अगर मेरा ओल्डर कोई पिन अगर स्टोर्ड है तो वो भी क्या होना चाहिए? फ्लश आउट होना चाहिए, या वो पिन से आगे मेरे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे पिन चेंज किया है और अगर मैं पुराना पिन भूल गया हूँ तो वो टाइम पे अगर पिन चेंज करने के लिए मेरे पास और क्राइटेरियाज होने चाहिए। और क्राइटेरियाज का मतलब क्या होगा? बहुत बार होता है ना, हम लोग अपने पास अगर थोड़े 4-5 अलग अलग कार्ड्स रहेंगे तो ये हो सकता है कि हम लोग अपना पिन भूल जाए। तो वो टाइम पे आप क्या करोगे? तो वो टाइम पे हम लोग के पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि एक कोई ओटीपी जनरेट होगा जो मेरे बैंक के साथ मेरा जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसके ऊपर आ सकता है, या कोई सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा वो मुझसे, एंड मैनी अदर थिंग्स। सो दैट्स हाउ द थिंग शुड वर्क। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, है ना। बेसिक आप समझ लो कि अभी के लिए अगर मैं बोलूँ आपको तो बेसिक हम लोग स्टेटमेंट्स लिख देंगे। आपने स्क्रिप्ट भी समझा रहेगा, टेस्ट स्क्रिप्ट जो हम लोग लिखते हैं आपने आई थिंक ऐसी अगर थोड़ा कुछ बस फिलहाल के लिए याद रखिए। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअल आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है और हम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर वर्किंग ऑन सच प्रोजेक्ट, कि आपका एक्चुअल रिजल्ट जो है वो क्या आना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करें दैट इज मेथड्स, मतलब क्या? कोई एक स्पेसिफिक टाइप का एक्टिविटी फॉलो करेंगे। मतलब क्या कि हम लोग एक पैटर्न डिफाइन किया है कि जब भी आपको एटीएम टाइप का कोई सॉफ्टवेयर अगर चेक करना है या बैंकिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर अगर कोई चेक करना है या टेस्ट करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड्स हम लोग बनाएंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक वाटरफॉल मॉडल फॉलो करते हैं, वो क्या हो गया? आपका मेथड हो गया। या फिर आपको कुछ कुकिंग करना है तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक मेथड फॉलो करोगे, या फिर आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए हम लोग एक मेथड फॉलो करते हैं, बराबर है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग जब भी प्लान की बात करते हैं ना तो प्लान जो है वो कौन से बेसिस पे काम करेगा, आप कौन से मेथड यूज करोगे, तो उसके हिसाब से हम लोगों का प्लान जो है वो मॉडिफाई होगा। और वहां पे अगर आप देखोगे ना कि ये जो है ये रियल एक्टिविटीज में देन आपको उसको कन्वर्ट करना रहता है। तो इट स्टार्ट्स एंड एंड डेट आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। बाद में कौन कौन इसके ऊपर काम करेंगे, कौन से टूल्स या रिसोर्सेज एंड कौन से मटेरियल की आपको जरूरत पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज आपको कोई प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेथड आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से टाइप के लोग या एक्सपर्ट पीपल आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। बिकॉज इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज तो इट माइट पॉसिबल कि आपको स्टार्टिंग में ही अचीवमेंट ना मिले, फेलियर मिले, या फिर आपने टेस्ट करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स या बग्स हो जो आपके जो एम्प्लॉयज है या आपके जो टेस्टर्स या डेवलपर्स थे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। देन आउटपुट फ्रॉम वन मेथड माइट बी इनपुट टू अनदर। सिंपल बात है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अगर फर्स्ट टेस्ट केस देखा, क्या देखा हम लोगों ने कि आपने पिन चेंज किया। अब ये जो पिन चेंज किया मतलब इसका अभी जो भी आउटपुट आएगा दैट्स एन इनपुट फॉर अनदर। मतलब पिन चेंज किया, अब मैं अपने अकाउंट में कहीं पे लॉग इन करूंगा और लॉग इन करने के बाद मैं मनी ट्रांजेक्शन करूंगा, अपना एक मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकता हूँ और भी बहुत कुछ, बराबर है। तो वही बता रहे, जैसे आप एक एक्टिविटी या एक टेस्ट क्लियर करोगे उसके आगे आपको कोई और प्रिविलेज मिलेगा, उसके आगे आपको और अपना डेटा या अकाउंट का एक्सेस मिलेगा। तो एक एक्टिविटी या एक जो हम लोगों का रिजल्ट है, मेथड है, उसका आउटपुट जो है वो आपके आगे वाले चीजों के लिए इनपुट होता है। और जब भी हम लोग ऐसे बहुत सारे मेथड्स को साथ में कंबाइन करते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे टीम्स हो सकते हैं जो बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, है ना। तो ग्रुप ऑफ मेथड्स और टेक्निक को जब भी हम लोग साथ में लाते हैं, ग्रुप करते हैं, तो उसको हम लोग मेथडोलॉजी बोलते हैं।
जैसे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में फॉलो करता है। तो याद रखिए प्लान होगा, प्लान हम लोग कौन से बेसिस पे करेंगे, जो हम लोग मेथड फॉलो करने वाले हैं टेस्टिंग के लिए। और जब भी आप बहुत सारे ऐसे मेथड फॉलो करोगे, जैसे मैंने पिन चेंज करने के लिए एक अलग स्पेसिफिक मेथड यूज किया, फिर जब भी मनी ट्रांजेक्शन करना था उसके लिए कोई अलग मेथड फॉलो किया, फिर करंट एंड सेविंग अकाउंट में डिफरेंशिएट करने के लिए एक अलग मेथड फॉलो किया, फिर जब भी अगर कोई यूजर्स जो है अपने एफडीज ओपन कर रहे हैं या ऐसे कोई सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक अलग मेथड फॉलो किया। तो हम लोगों ने सेट ऑफ मेथड्स जो है ना वो डिफाइन किए, या यू कैन से ग्रुप ऑफ मेथड्स डिफाइन किए हैं। और ये ग्रुप ऑफ मेथड्स फॉलो करके हम लोग कोई ना कोई एक टास्क या कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रिजल्ट अचीव करने की ट्राई करेंगे। तो जब भी हम लोग एक प्लान एक्टिविटी में सेट ऑफ मेथड्स को साथ में कोलैबोरेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेथोडोलॉजीज। तो आई होप ये हमारा टॉपिक आपके लिए क्लियर है, बिकॉज यही आपके मेन स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको आगे हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट जो है 1.8 टॉक्स अबाउट सम वेज ऑफ कैटेगराइजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली हम लोगों के पास अलग अलग सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग। जैसे एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गया, एक कोई सोशल नेटवर्किंग साइट टाइप का सॉफ्टवेयर हो गया, और एक कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, एक कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गया। तो हम लोगों को क्या करना है, कैटेगराइज करना है। तो वो कैटेगराइजेशन कैसे होगा वो यहाँ पे हम लोग समझेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले जो कैटेगराइजेशन में बोला है ना, वो कैटेगराइजेशन क्या बोला है, कंपल्सरी वर्सेस वॉलंटरी यूजर्स। अब कंपल्सरी यूजर्स एंड वॉलंटरी डिफरेंस क्या होगा ये समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हम लोग जब यहाँ पे अगर कहीं पे कंपनी में या कहीं पे अगर जॉब करते हैं, हम लोग के पास स्टाफ होता है। स्टाफ मतलब जो एम्प्लॉयज रहेंगे हम लोग के। अब वो जो एम्प्लॉय है वो हर एक का काम रहेगा कुछ ना कुछ, वो हर किसी को वो सॉफ्टवेयर पे कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी या चीज़ की ज़रूरत रहेगी। जैसे हम लोग के पास अगर मार्केटिंग वाले बंदे हैं, उनका कुछ काम रहेगा। अगर हम लोग के पास बैक ऑफिस वाले हैं, उनका कुछ काम रहेगा। अकाउंट्स वाले हैं, उनका कुछ काम रहेगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट, ट्रबल शूट डिपार्टमेंट, ये हर किसी का कुछ ना कुछ काम होता है, बराबर है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही बात कर रहे हैं कि जब भी हम लोगों को ऐसे कोई सिस्टम्स बनाने हैं जहाँ पे हर कोई स्टाफ मेंबर के कोई ना कोई रिक्वायरमेंट रहेंगे वो सॉफ्टवेयर से, तो एट द एंड क्या होगा, आपके पास सिस्टम जो है ना वो वॉलंटरी, उस पे टास्क जो है वो बहुत सारे बढ़ते जाते हैं। तो सेम वे में अगर आप देखोगे ना, कंप्यूटर गेम्स भी अगर हम लोग डेवलप करते हैं ना, कंप्यूटर गेम्स में भी ऐसे ही होता है कि बहुत सारे जो अलग अलग स्टेजेस आएंगे, उसमें हम लोग कोई ना कोई न्यू एक्टिविटी या कोई ना कोई एक न्यू चैलेंज जो है ना वो ऐड करते जाते हैं। एंड एट दी एंड क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल जो है वो सिस्टम का बढ़ते जाता है, या गेम का आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा। अब जैसे गेम का डिफिकल्ट लेवल बढ़ता है ना, वैसे वैसे उसमें कोडिंग या एल्गोरिदम जो हम लोग ऐड करेंगे ना, उसका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ते जाता है। अब उसके लिए हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्रिसाइज रिक्वायरमेंट डिफाइन करके रखें, सो दैट हम लोग अपना जो मेन एम है या मेन एक टास्क है उससे हम लोग कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि हम लोगों ने बहुत सारे फीचर्स जो है वो इंक्लूड कर दिए, एंड एट द एंड हम लोगों का जो मेन टास्क या मेन पर्पस था वो अचीव करना मिस हो गया। और इसके लिए हम लोगों के पास बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो पोटेंशियल यूजर्स है ना, उसके साथ हम लोग कोलैबोरेट करके अपने बिजनेस सिस्टम डेवलप करने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट या ज़्यादा फोकस करें। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप ऑफ यूजर्स जो हम लोग के पोटेंशियल यूजर्स रहेंगे, मतलब जो कोर यूजर्स रहेंगे, जो हमेशा वो सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले। ऐसा नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट यूजर है जो 2-3 साल रहेंगे, उसके बाद आगे फ्यूचर में उनका स्कोप है कि नहीं वो पता नहीं है हम लोगों को। तो हम लोग परमानेंट यूजर्स जो हमेशा काम करेंगे, जो टास्क हमेशा परफॉर्म होगा हम लोगों के सिस्टम या कंपनी स्पेसिफिक, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया। प्लस जब भी अगर हम लोग ऐसे कोई सॉफ्टवेयर की बात भी करेंगे ना, तो वो टाइम पे मार्केट सर्वे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया, आपका जो क्लाइंट है या कस्टमर है उसने मार्केट सर्वे किया या रिसर्च किया थोड़ा बहुत, या अपने कलीग से बात किया, अपने अपोनेंट के पास देखा, उनके पास कोई बेटर सॉफ्टवेयर है या कोई बेटर फीचर्स है जो आप डेवलप करके नहीं दे रहे हो। तो एट द एंड क्या होगा, आपके कस्टमर या क्लाइंट के साइड से आपको कुछ न्यू रिक्वायरमेंट मिलेंगे, एंड देन आपका एक जो पूरा प्लान एक्टिविटी रहेगा ना, उसके अंदर आपको वापस वो कुछ चीज़ें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और दैट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट पार्ट। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी रहता है। और उसके साथ जब भी हम लोग अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोटोटाइप जो है ना वो इवेल्युएट करके लेंगे हम लोग के कस्टमर के पास से।
या क्लाइंट के पास से। मतलब हम लोग उनको स्पेसिफाई करेंगे कि देखिए ये कुछ टाइप का सॉफ्टवेयर जो है वो हम लोग फ्यूचर में बनाने की ट्राई कर रहे हैं, आप अग्री हो, आपको इसमें कुछ मिसिंग लगता है, आप कंफर्टेबल हो, वट एवर इट माइट बी, उनका एक फीडबैक लेने के बाद ही हम लोग कोई एक नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। आई होप समझ में आ गया। अब तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, आपके सिस्टम में वॉलेंटरी कितने आपको चीजें ऐड करना है अपने यूजर्स से पूछ के, और कंपलसरी यूजर्स कौन से रहेंगे, पोटेंशियल यूजर जो लाइफ लॉन्ग वो सॉफ्टवेयर पे वर्क करने वाले, एंड वॉलेंटरी यूजर जो टेम्पररी है, जो आगे वर्क करेंगे नहीं करेंगे वो कंपलसरी वो फिक्स नहीं है। उसके बाद हम लोगों का जो सिस्टम बनेगा वो एक सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा जो सिर्फ डेटाबेस के साथ डील करेगा या सिर्फ कंप्यूटर पे काम करेगा, या उसके साथ वो एम्बेडेड सिस्टम भी होगा। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है जैसे एटीएम है, वहां पे सिर्फ सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो अब खुद के साथ एक कोई मशीन को कंट्रोल कर रहा है। मतलब क्या हो गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों को यहाँ पे ये भी चेक करना है कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इट इज जस्ट सॉफ्टवेयर और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दैट इज एन एम्बेडेड सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोगों को वही देखना है। ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन has been between information which enables staff to carry out office processes जैसे अकाउंट्स का काम है या बाकी कुछ काम है, एंड एम्बेडेड सिस्टम्स कौन से रहेंगे, कंट्रोल मशीन्स। जैसे आप देखिए कि अगर हम लोग डोर पे एंटर करते हैं एम्प्लॉय, तो वो टाइम पे उनका एक फिंगरप्रिंट मैच होता है, उसके बाद ही उनको कंपनी में एंट्री मिलेगा। दैट इज अ बायोमेट्रिक सिस्टम जिसके बेस के ऊपर पता चलेगा कि आपके एम्प्लॉयज जो है कभी एंटर हो रहे हैं, कभी बाहर निकल रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी कोई सिस्टम जो हम लोग ऐड करते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे वो है आउटसोर्स्ड प्रोजेक्ट। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। याद रखिए अभी तक हम लोग यही स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, 1.8 वाला, सम वेज ऑफ कैटेगराइजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। और उसके अंदर आप सबसे पहले क्या टर्म ऐड करोगे, फर्स्ट 1 मार्क के लिए कंपलसरी वर्सेस वॉलंटियर, और 1 मार्क जो आपका आंसर का रहेगा वो रहेगा इंफॉर्मेशन वर्सेस एम्बेडेड सिस्टम्स, एंड और एक जो रहेगा वो रहेगा आउटसोर्स प्रोजेक्ट, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। दैट्स इट, ये 4 है। तो आपको मेनली ये जो पॉइंट है ना ये सिर्फ 1 मार्क के लिए लिखने हैं। एंड आउटसोर्स प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है ना, इसमें आपको थोड़े 2 या 3 पॉइंट्स ऐड करने की ट्राई करना अपने फाइनल आंसर में। तो अब हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हम लोग को अगर बहुत कोई बड़ा एक सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, अगर लार्ज प्रोजेक्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि सब कुछ अगर हम लोग खुद से बनाने की ट्राई करेंगे जिसमें हम लोग एक्सपर्ट भी नहीं है, इट माइट पॉसिबल कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है या जिस पे आपने ज्यादा वर्क नहीं किया है, आपको उसका ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे समझ लीजिए कि हम लोग कोई गेमिंग टाइप का सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, या फिर कोई वर्चुअल रियलिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, या फिर हम लोग कोई बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें वेबसाइट बनाने का एक्सपीरियंस तो है हम लोगों को, लेकिन मोबाइल ऐप बनाने में हम लोगों को एक्सपर्टीज नहीं है। हाँ, बेसिक पता है कि कैसे बनाना है, बट अगर हम लोग फिर भी अगर ट्राई करेंगे कि चलो एंड्रॉयड पे हम लोगों ने बनाया है तो iOS पे ट्राई कर लेते हैं, बनने के लिए तो बन जाएगा, कुछ सीख भी लेंगे। लेकिन जब भी हम लोग कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं ना, तो वो टाइम पे आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए कभी भी स्कोप नहीं होता है, बिकॉज बहुत बार जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं और उस चक्कर में हम लोगों का जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा, और आप जो भी एक कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना के दोगे अपने क्लाइंट को, वो आपने फर्स्ट या सेकेंड टाइम बनाया है, तो उसमें बग्स या एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब उसके बाद आपको उतना मेंटेनेंस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टेस्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा था ना, उसकी जगह पे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, एंड माइट पॉसिबल कि आप लॉस साइड पे चले जाओ। तो इसके लिए हम लोग जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग यही समझते हैं कि एक कमर्शियल सेंस या एक अच्छे बिजनेसमैन की अगर बात करें हम लोग, तो उनका मेन पार्ट क्या होता है कि जितने पार्ट आप खुद से बना सकते हो अपने पास रखो, और जितने पार्ट आप खुद से बना नहीं सकते हो या जिसमें आपको एक्सपर्टीज नहीं है, या आपके पास जहाँ पे पोटेंशियल डेवलपर्स नहीं है, एम्प्लॉयज नहीं है, उतने टास्क को आप आउटसोर्स कर दो कोई एक स्टार्टअप कंपनी के पास। सो दैट क्या होगा,
आपने वो काम कोई स्टार्टअप को दिया, उनको भी जॉब मिल गया, प्लस वो एक छोटे हुए कंपनीज है तो उनको जॉब चाहिए, आप उनको थोड़े सस्ते में कम प्राइस में भी दोगे ना तो कम मार्जिन पे भी वो आपको वर्क करके दे देंगे, मतलब आपका फिर भी बेनिफिट हो रहा है। जहाँ पे आप अगर 10 दिन अपने 5 एम्प्लॉयज को रोकते थे तो अगर एक एम्प्लॉय का सैलरी हम लोग 1000 पकड़े तो पर डे आप 5000 इन्वेस्ट करने वाले थे, बराबर है। तो अगर 10 डेज की बात करें हम लोग 50,000 हो गया। उसी के सामने अगर मैं वो प्रोजेक्ट आउटसोर्स करता हूँ तो वहां पे कोई सेम पर्सन मुझे एक आध वीक के अंदर ही वो सेम प्रोजेक्ट 40,000 में करके दे रहा है, तो मेरा टाइम भी बच गया, प्लस क्या हुआ, मेरा पैसा भी बच गया थोड़ा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि कौन से आप बड़े प्रोजेक्ट में कौन से पार्ट या कौन से मॉड्यूल्स, है ना, जैसे बड़े प्रोजेक्ट को हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, कौन से मॉड्यूल आप खुद से कर सकते हो, कौन से आप आउटसोर्स करोगे, ध्यान में रखिए ये। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, अ कंपनी टू आउटसोर्स सम पार्ट ऑफ वर्क टू अदर कंपनीज, देयर कैन बी सेवरल रीजन बिहाइंड दिस। जैसे मैंने आपको एक समझाया, जैसे एग्जांपल में क्या बोला है, कंपनी में कंसिडर आउटसोर्सिंग अ गुड ऑप्शन इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग समथिंग। तो यहाँ पे वो क्यों आउटसोर्स करेंगे, जब भी वो समझते कि उनके पास सफिशिएंट एक्सपर्टीज नहीं है टू डेवलप दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, और इट डिटरमाइन दैट सम पार्ट कैन बी डेवलप्ड कॉस्ट इफेक्टिवली बाय अनदर कंपनी। क्यों, वो उसमें एक्सपर्ट है, उनके पास वैसा कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत कम टाइम में कम बजट में आपको वो सेम चीज बना के देंगे, जो अगर आप बनाने की ट्राई करोगे तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा। Since outsourced project is a small part of some project, it usually small in size and needs to be completed in few months only. वहाँ पे आपको पूरा टाइम ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, तो कम टाइम में हो जाएगा। अब अगर हम लोग इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करते हैं ना, तो एक्सेल कैसे कर रहे हैं, वो ऐसे ही आउटसोर्स सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके अर्न कर रहे हैं। आप भी जब भी बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज में जॉब पे लगोगे टीवाई के बाद में, तो आपको भी बहुत सारे कंपनीज ऐसे ही मिलेंगे जो ऐसे ही आउटसोर्स, जो उनको कोई प्रोजेक्ट मिलते हैं, मतलब किसी ने आउटसोर्स किया रहेगा छोटे मोटे प्रोजेक्ट के पार्ट, उसी को वो डेवलप करते हैं और उसी से उनका मेन जो कंपनी है ना वो चलता रहता है। आई होप ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। अब अगर ये स्पेसिफिक टॉपिक की बात करें ना, तो आपको क्या बोला है, सॉरी ऑब्जेक्टिव ड्रिवन है, सॉरी। तो ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग बड़े कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव से मिस होने के चांसेस रहते हैं कि कस्टमर आपको बोलेगा कि ये फीचर भी चाहिए, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, 10 नए रिक्वायरमेंट वो काउंट कराएंगे, और आपका जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा मेन, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को बनाना है कोई जीमेल टाइप का सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम लोग ईमेल सेंड कर सके, रिसीव कर सके, रीड कर सके, ड्राफ्ट में डाल सके, डिलीट कर सके, पर्सनल मैसेज में डाल सके, अटैचमेंट के साथ सेंड कर सके, और भी बहुत सारे जो हम लोग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब जीमेल आपको ईमेल फैसिलिटी के अलावा, एक्सेप्ट ईमेल फैसिलिटी, जीमेल ऑल्सो प्रोवाइड्स यू विद सम अदर सर्विसेज लाइक जीटॉक, गूगल ड्राइव फैसिलिटी, Hangout facility, and many other things. Now, those are extra things which are not the main objective of Gmail. उन्होंने अपना मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के बाद में आपको कोई एक एक्स्ट्रा सर्विसेज दिए हैं, तो आप वो दोनों सर्विसेज को या दोनों पार्ट को कंबाइन नहीं कर सकते। आई होप समझा आपको। तो प्रोजेक्ट में भी डिस्टिंग्विश वेदर द एम इज टू बी प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और टू मीट अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। तो आपको सिंपल एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव जो बोले हैं यूजर साइड से वो अचीव करने हैं, या फिर आपको एक ओवरऑल पूरा प्रोडक्ट बनाना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रोजेक्ट माइट बी टू क्रिएट अ प्रोडक्ट डिटेल विच हैव बीन स्पेसिफाइड बाय क्लाइंट। तो क्लाइंट ने कुछ रिक्वायरमेंट बता दिए और वो रिक्वायरमेंट को कंसिडर करके आप अपना कुछ डेवलपमेंट चालू करोगे। नाउ क्लाइंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्टिफाई द प्रोडक्ट, मतलब क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दिए थे, आप बनाने के बाद में वापस वो जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो आप किसके पास लेके जाओगे, क्लाइंट के पास। एंड क्लाइंट जो आपको फीडबैक देगा उसके बेस के ऊपर डिसाइड होगा ना कि आपने करेक्ट प्रोडक्ट बनाया कि नहीं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट पार्ट कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बिना एरर के चल रहा है कि नहीं, वो चलेगा, हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं वो चल ही जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो चेक करके क्लाइंट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, उसको ऐसा लग रहा है कि जो टाइप का सॉफ्टवेयर मुझे रिक्वायर्ड था वही आपने बनाया है। और उसके बाद क्या बोला है, अ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट माइट बी टू मीट सर्टेन ऑब्जेक्टिव व्हिच कुड बी मेट इन अ नंबर ऑफ वेज।
अब यहाँ पे बहुत बार ऐसे होता है कि आपके क्लाइंट जो है ना उसके पास सर्टेन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या फिर आपने ऑलरेडी बना के दिया है, लेकिन अभी उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। ऑब्जेक्टिव अलग है मतलब क्या? सागर है, माइक बंद कर। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्ट टू डेवलप अ मोबाइल ऐप जहाँ पे वो अपने क्लाइंट अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनसे कम्युनिकेट कर सके और सर्टन अदर थिंग्स। आप देखो कि एयरटेल या वोडाफोन पे अगर आप पोर्ट करते हो ना अपना नंबर, तो उनके जो कोई एजेंट आते हैं उनके उनके साइड से आपके घर पे वो सिम कार्ड लेके, है ना, हम लोग बहुत बार अगर ऑर्डर करते हैं आप पोस्टपेड कनेक्शन लोगे तो उनके घर वो आपके घर पे आके आपको कार्ड हैंड ओवर करके जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। अब उनके पास भी अलग से ऐसे एप्लीकेशंस रहते हैं और उनका काम क्या रहता है कि आपके पास से जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन लिया या आपके पास से जो उन्होंने आधार कार्ड या पैन कार्ड के डिटेल लिए वो अपने सिस्टम पे मेन सर्वर पे सेंड कर देता है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया कि मुझे अभी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को और एक्सटेंड करना है, जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सिर्फ जो ऐसे एजेंट्स हैं उनके लिए कोई एक हेल्पफुल पार्ट बनाना। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑब्जेक्टिव ड्रिवन प्रोजेक्ट रिजल्ट इन रिकमेंडेशंस, दिस माइट आइडेंटिफाई द नीड ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम। कि एग्जिस्टिंग जो आपका सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ तो लूप होल है या उसमें कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम्स है या और कुछ बात हो सकता है ना, ये ऐसा हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव मतलब हम लोग पूरे सॉफ्टवेयर में बताएंगे कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मिसिंग है या आपको कुछ न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड करना है, या फिर आपने जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बनाया है वो पुराना हो गया है और अभी आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से कैचअप करना है, या आपने जो स्पेसिफिक कोई एम्प्लॉय या एजेंट्स है उनके स्पेसिफिक कुछ टास्क जो है ना वो आपको सिंप्लीफाई करके देना है उनको। ये आपका पार्ट होगा। ओके, लेट्स गो बैक टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 1.9 which talks about stakeholders। अब stakeholders मतलब क्या रहेंगे? आपके टीम मेंबर्स रहेंगे, एम्प्लॉइज, वही हो गया ना जो आपके साथ काम करेंगे।